बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस सेमेस्टर में कोर्स जो पढ़ेंगे प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। और प्लाज्मा फ़िज़िक्स के सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फ़िज़िक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अक्रंस ऑफ प्लाज्मा इन नेचर। प्लाज्मा फ़िज़िक्स को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्लाज्मा हम कहते किसको हैं। द वर्ड प्लाज्मा कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड मीन्स समथिंग मोल्डेड और फैब्रिकेटेड। प्लाज्मा ग्रीक वर्ड है, और अगर किसी चीज़ को बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, मोल्ड किया जाए, उसको अपनी फॉर्म में लेके आया जाए, तो ऐसी चीज़ के लिए आप प्लाज्मा बोल देते हैं। द वर्ड प्लाज्मा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय टू अमेरिकन physics Langmuir and Tonks in 1929 for positive column region in the discharge tube which contains ions and electrons in about equal numbers. लैंगमियर टोंक ने सबसे पहले उस पॉजिटिव कॉलम रीजन के बारे में, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें एक कॉलम बना और उस कॉलम में पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे और इलेक्ट्रॉन्स थे। उन्होंने उस पूरे कॉलम को नाम दिया प्लाज्मा का। हमारे पास यूजुअली जो मैटर की फेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये किस बेस पे बनती है, ये सीक्वेंस जो है ये किस बेस पे बनती है? ये सीक्वेंस जो है वो टेम्परेचर की बेस पे हम ये सीक्वेंस बनाते हैं। मतलब जब हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड जो है एट हाई टेम्परेचर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, फर्दर टेम्परेचर पे वो गैस फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप गैस को भी गैस का टेम्परेचर भी हाई कर दें तो फिर गैस जो है वो क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने जो आयनाइज्ड गैस है उसे ही हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। प्लाज्मा इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ सीक्वेंस सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड इट इज़ रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इसीलिए समटाइम्स हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कह देते हैं। जैसे हम ट्रांजिशन के बेस पे हम डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर लेते हैं, तो मैटर की जो लास्ट फेज बन जाती है वो फिर प्लाज्मा की हालत में आ जाती है। A plasma is an ionized gas that has been energized to point that some of the electrons break free from but travel with their nucleus। यानी प्लाज्मा जो है बेसिकली आप इसको फिजिकल मीनिंग्स में हम इसको एक आयनाइज्ड गैस कह सकते हैं। अब आयनाइज्ड गैस क्या होती है कि अगर एक किसी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल को इस स्टेज पे ले आए और इतना ज़्यादा एनर्जाइज कर दें कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाएं और न्यूट्रल एटम जो है आयन बन जाए और पॉजिटिव आयन बन जाए और साथ में इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इस तरह की फॉर्म में जो गैस होगी उसे आप प्लाज्मा कह सकते हैं। A plasma is a very good conductor of electricity and it is affected by magnetic fields। अब चूंकि ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं प्लाज्मा में, तो इसलिए प्लाज्मा में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़बरदस्त कंडक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड भी जब आप अप्लाई करते हैं तो प्लाज्मा उसको बहुत रिस्पॉन्स करता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड एन इनडेफिनेट वॉल्यूम। जिस तरह से गैसेस का कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता, प्लाज्मा की भी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होती। वी कॉल प्लाज्मा अ डिस्टिंक्ट फेज बिकॉज इट हैज़ मैनी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू गैशियस फेज। अगर हम ये कहें कि चूँकि जैसे देखने में या वैसे वॉल्यूम और उसके डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप के हिसाब से अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो हम इसको गैस भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गैस से हटके एक फेज़ है, क्योंकि गैस सिर्फ इनमें जो गैस के साथ इसका जो रिजेम्बलेंस है वो यहीं तक है। बाकी गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं जबकि प्लाज्मा के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के को जो प्लाज्मा रिस्पॉन्स करता है, जैसे प्लाज्मा रिस्पॉन्स करता है गैस वैसे रिस्पॉन्स नहीं करती। तो इसीलिए इसके प्लाज्मा की बहुत सी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं गैस के मुकाबले में।
Occurrence of plasma in nature, it has been often said that 99% of the matter in the universe is in the plasma state. यूजुअली ये कहा जाता है, बुक्स में ये लिखा हुआ है कि 99% जो मैटर है यूनिवर्स का वो प्लाज्मा स्टेट में है. दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिफाइड गैस, यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिफाइड गैस की फॉर्म में है विद द एटम्स डिसोसिएटेड इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिफाइड गैस है प्लाज्मा कि जिसमें से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जिसमें अलग अलग नज़र आते हैं. This estimate may not be very accurate, but it is certainly a reasonable one in view of the fact that, यानी ये जो 99% जो estimation है ये मे बी कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं है. कुछ बुक्स में, कुछ लिटरेचर्स में 99.9% भी लिखा हुआ है और कुछ में इससे कम लिखा हुआ है. लेकिन ये एक एस्टिमेशन तो एग्जैक्ट एस्टिमेशन तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेलर इंटीरियर्स एंड एटमॉस्फेयर्स, गैसियस नेबुला एंड मच ऑफ द इंटरस्टेलर हाइड्रोजन आर प्लाज्मास. हम ये कह सकते हैं जितने हमारे स्पेस में स्टार्स हैं उनके हर स्टार का इंटीरियर और स्टार के एटमॉस्फेयर, इसके अलावा गैशियस नेबुलाए और जो हाइड्रोजन बेस्ड इंटरस्टेलर्स हैं, जो स्पेस है स्टार्स के दरमियान जो है वो भी प्लाज्मा पे मुश्तमिल है. In our own neighborhood, as soon as one leaves the Earth's atmosphere, one encounters the plasma. हमारे अगर हम ज़मीन के हिसाब से भी तो देखें तो ज़मीन के हिसाब से जैसे ही आप ज़मीन के एटमॉस्फेयर में से बाहर निकलते हैं आपको फौरी तौर पे प्लाज्मा से आपका सामना होता है. कंप्राइजिंग द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स एंड सोलर विंड. और वहाँ पे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में जो वैन एलन बेल्ट्स हैं जो कि प्लाज्मा पे मुश्तमिल हैं, और इसी तरह से सोलर विंड भी है, वो भी सोलर विंड इज़ ऑल्सो comprised of plasma. On the other hand, in our everyday lives, encounters with plasmas are limited. हमारी everyday life में हमें प्लाज्मा से सामना बहुत ही कम पड़ता है. कुछ एग्जाम्पल्स में हमने प्लाज्मा का सामना करना पड़ता है. वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, ये जो बिजली चमकती है आसमान में और एक लेयर सी बनती है, तो वहाँ पे भी प्लाज्मा बनता है, वहाँ पे भी उस प्लाज्मा मौजूद होता है. द सॉफ्ट ग्लो ऑफ अरोरा बोरेलिस. इसके अलावा आसमान में अरोरा बोरेलिस बनती हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं, और ऐसा आप कुछ वर्ल्ड के कुछ एरियाज़ में ऐसा नज़र आता है. तो वो ग्लो जो है आसमान में एक चमकदार से कलर्स बन जाते हैं और वो भी प्लाज्मा की वजह से बनते हैं. द कंडक्टिंग गैस इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब. इसके अलावा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर गैस होती है और वो गैस में से आप करंट पास करते हैं, गैस आयनाइज हो जाती है और वो भी एक तरह का प्लाज्मा है. नियॉन साइंस जितने हैं, नियॉन साइंस अब जो साइन बोर्ड्स अब कम हो गए हैं, एलईडीज उसकी जगह ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन उससे पहले नियॉन साइंस हुआ करते थे. तो नियॉन साइंस में भी प्लाज्मा होता है. एंड द स्लाइट अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन इन रॉकेट एग्जॉस्ट. इसके अलावा जब रॉकेट का जहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा होता है, जो गैसेस रॉकेट की को ऊपर फॉरवर्ड ले जाने के लिए उसकी बैक में से जो गैसेस जो है वो निकलती हैं, वो भी प्लाज्मा की स्टेट में होती हैं. इट वुड सीम दैट वी लिव इन 1% ऑफ द यूनिवर्स इन विच प्लाज्मास डू नॉट अकर नेचुरली. इससे हम कह सकते हैं कि बाकी तमाम यूनिवर्स तो प्लाज्मा पे मुश्तमिल है, लेकिन हम यूनिवर्स के उस हिस्से में रह रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली नेचुरली प्लाज्मा, आर्टिफिशियली तो हम बना लेते हैं लेकिन नेचुरली प्लाज्मा वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता. और जाहिर है कि हम कितनी यूनिवर्स के मुकाबले में हमारा वजूद कितना है, सिर्फ 1% का है. यानी इस अर्थ का और इस अर्थ के अंदर का जितना भी वजूद है वो 1% है. तो हम कह सकते हैं 99% जो है फिर मैटर बाकी का जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 1% जो है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल नहीं है. क्यों सब
प्लाज्मा पे यानी यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा ही पे मुश्तमिल क्यों है? द रीज़न फॉर दिस कैन बी सीन फ्रॉम साहा इक्वेशन विच टेल्स अस द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन टू बी एक्सपेक्टेड इन गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर्स जो हैं जब बहुत हाई हो जाते हैं तो हाई टेम्परेचर्स पे जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ हम साहा इक्वेशन से डिस्कस करेंगे और हमें पता चल साहा इक्वेशन हमें ये बताती है कि आयनाइजेशन किसी भी गैस में किस तरह से कितने % जो है वो हो सकती है। जी ये देखें, ये अब कुछ डायग्राम्स हैं और कुछ नेचुरली एग्जिस्ट जो प्लाज्मा करते हैं उनके लिए एक टेबल सा बनाया हुआ है। हम इसमें वाई एक्सिस पे अगर देखें तो ये टेम्परेचर दिए हुए हैं केल्विन में, 10⁻² केल्विन यानी अबाउट 100 केल्विन, फिर इसी तरह 10⁻4 केल्विन, 10⁻6 केल्विन, 10⁻8 केल्विन। और फिर नीचे एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, यानी मैटर के 1 मीटर क्यूब में जितने चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उसकी नंबर डेंसिटी कहलाती है। तो नंबर डेंसिटी लिखी हुई है, कम से ज़्यादा की तरफ हम जा रहे हैं। 10⁻3, 10⁻8, 10⁻15, 10⁻21, 27, 10⁻33। अब इसमें देखिए यहाँ पे अरोरा बोरेलिस, ये जो आपको मैंने अभी बताया कि अर्थ के जो है कुछ समझें कि रीजन्स में आपको इस तरह के ये अरोरा बोरेलिस नज़र आती है। तो यहाँ पे ये 10⁸ अरोरा बोरेलिस में 10⁸ के नंबर डेंसिटी है चार्ज पार्टिकल्स की। और उसके बाद टेम्परेचर इसका जो है 10⁻² से 10⁻4 के दरमियान रहता है, यानी ये बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होता। उसके बाद एक नॉर्मल फ्लेम है, फ्लेम के अंदर भी प्लाज्मा होता है। फ्लेम में नंबर डेंसिटी चार्ज पार्टिकल्स की है 10⁻15, जबकि इसका टेम्परेचर भी 10⁻² के राउंड अबाउट है। फिर हम चले जाते हैं थोड़ा सा और ऊपर ज़रा चले जाएं टेम्परेचर के हिसाब से, तो इंटरस्टेलर स्पेस आ जाती है, फिर सोलर विंड है, उसके बाद नेबुला है, उसके बाद इधर से जाएं तो फ्लेम्स के ऊपर नियॉन साइन है, नियॉन साइन के बाद सोलर कोरोना है। फिर अगर जब फ्यूजन के लिए हम मैग्नेटिकली कन्फाइंड करते हैं प्लाज्मा को तो वो उसमें भी नंबर डेंसिटी 10⁻15 के राउंड अबाउट होती है और टेम्परेचर जो है 10⁻8 पे चला जाता है। यहाँ पे बहुत फ्यूजन के लिए जब आप प्लाज्मा की कन्फाइनमेंट करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। फिर लाइटनिंग है, लाइटनिंग के बाद इसमें नंबर डेंसिटी 10⁻21 है और टेम्परेचर 10⁻4 से 10⁻6 के दरमियान यानी अबाउट 10⁻5 केल्विन लाइटनिंग में जो प्लाज्मा होता है उसका टेम्परेचर होता है। अच्छा, फिर है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन, वो टोकामैक है और यहाँ पे जनरल एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन की बात की हुई है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कई तरह से हम मैग्नेटिकली कन्फाइंड कर सकते हैं प्लाज्मा को। फिर आ जाए सोलर कोर और फिर इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन है। ये देखें इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन, ये भी फ्यूजन में कन्फाइनमेंट का एक तरीका है, इसमें भी प्लाज्मा होता है और इसका टेम्परेचर भी आप देखें 10⁻8 के राउंड अबाउट है, जबकि नंबर डेंसिटी 10⁻27 के है लगभग है। अच्छा, ये कुछ मैंने अरोरा बोरेलिस जो डिफरेंट एरियाज़ में आसमान में नज़र आती हैं वहाँ उनकी पिक्चर्स उन्होंने ली हुई हैं। ये देखें कि किस कदर खूबसूरत जो है वो आसमान में कलर्स बन जाते हैं एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू प्लाज्मा। और ये अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने ये देखना है, मुझे सर्च करके बताना है कि वर्ल्ड के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे ये इस तरह की अरोरा बोरेलिस जो हैं वो देखने में मिलती हैं। अच्छा जी, फिर है डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा के बारे में हमने जाना, प्लाज्मा कहते किसको हैं, लेकिन इसकी एक फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लेंगे। एनी आयनाइज्ड गैस कैन नॉट बी
कॉल्ड अ प्लाज्मा। हर, अब हमने कहा ना आयनाइज्ड गैस जो है वो प्लाज्मा हो सकती है, लेकिन हर आयनाइज्ड गैस जो है वो प्लाज्मा नहीं होती। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन एनी गैस, क्योंकि हर गैस में थोड़े से आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी गैस है चाहे हवा ही है, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी लिमिटेड, फॉर द लिमिटेड टाइम आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन उसको हम प्लाज्मा नहीं कह सकते। तो फिर प्लाज्मा को अगर हम प्रॉपर कैसे डिफाइन करेंगे, अ यूजफुल डेफिनेशन इज एज फॉलोज, अ प्लाज्मा इज अ क्वाजी न्यूट्रल गैस। क्वाजी न्यूट्रल गैस, ठीक है, ये प्लाज्मा जो है ये क्वाजी न्यूट्रल गैस है, क्वाजी भी है न्यूट्रल भी है, ऑफ चार्ज्ड एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स शामिल हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स दोनों शामिल होते हैं प्लाज्मा में, विच एग्जिबिट्स कलेक्टिव बिहेवियर। और वो चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स जब आपको बिहेवियर शो करते हैं तो वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। अब इसमें दो टर्म्स बहुत अहम आई हैं, एक तो कॉजी न्यूट्रलिटी की बात आई है और दूसरा कलेक्टिव बिहेवियर की बात आई है। हमें प्लाज्मा की डेफिनेशन उस वक्त ही समझ आ सकती है कि जब हमें पता हो कि क्वाजी न्यूट्रल क्या चीज़ है और कलेक्टिव बिहेवियर क्या चीज़ है। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया कलेक्टिव बिहेवियर। कंसिडर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ऑफ से ऑर्डिनरी एयर। अब हम एक आम एयर, ऑर्डिनरी एयर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल देयर इज नो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। अब चूंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ना तो वो कोई फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगी ना रिपेल करेगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसके अलावा चार्ज पार्टिकल भी नहीं है एयर मॉलिक्यूल, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक एयर का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। और उसके अलावा एयर का मॉलिक्यूल का मास जो है वो ना होने के बराबर है, तो ग्रेविटी भी उस पर नेग्लिजिबल है। द मॉलिक्यूल्स मूव्स अनडिस्टर्ब्ड अनलेस इट मेक्स अ कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल जब मूव करता है, चूंकि उस पर कोई फोर्स नहीं है, तो वो अनडिस्टर्ब्ड जो है वो मूव करता है, और यहाँ तक के मूव करते हुए उसको एक कोलिजन का सामना करना पड़ता है, यानी वो अपने ही जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाता है। एंड दिस कोलिजन्स कंट्रोल द पार्टिकल मोशंस। और कोलाइड करके अब किसी उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगी, वो किसी और सिम्त में निकल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि उस पार्टिकल का जो मोशन है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर रही, उसको सिर्फ वो कोलिजन कंट्रोल कर रही है जिसके अंडर वो मूव किया, यानी जिस कोलिजन में उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज किया, तो वो कोलिजन ही बताएगी कि उसने पार्टिकल ने किस तरफ को नेक्स्ट जाना है। तो पार्टिकल्स का मोशन जो है वो कोलिजन कंट्रोल करती है। अब मैक्रोस्कोपिक फोर्स अप्लाइड टू अ न्यूट्रल गैस सच एज फ्रॉम अ लाउड स्पीकर जनरेटिंग साउंड वेव्स। अब अगर हम न्यूट्रल गैस यानी एयर ही में हम एक लाउड स्पीकर से फोर्स अप्लाई करें, यानी लाउड स्पीकर से उसमें कोई साउंड वेव्स भेजें, तो ये एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। और इससे क्या होगा, एयर के अंदर जो साउंड वेव्स जो है ना वो जनरेट होंगी, एंड इज ट्रांसमिटेड टू इंडिविजुअल एटम्स बाय कोलिजन्स। अच्छा, अब जिस जगह पे वो साउंड वेव्स जनरेट हुई हैं वो दूर तक कैसे ट्रेवल करेंगी, वो इन इंडिविजुअल एयर के एटम्स की कोलिजन से ट्रांसमिट होंगी, यानी वो साउंड की एनर्जी जो है लाउड स्पीकर वाली जगह से दूर तक कैसे ट्रांसफर करेगी, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम्स ऑफ एयर। द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में अगर आप इसी तरह से एक जगह पे कोई मैक्रोस्कोपिक फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड कर करके उस एनर्जी को एंड तक ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं होगा। द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट इन प्लाज्मा विच हैज़ चार्ज पार्टिकल्स। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लाज्मा के पास क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। एज दीज चार्जेस मूव अराउंड दे कैन जनरेट लोकल कंसनट्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लाज्मा में ये होता है कि चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, और जिस जगह पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ पास आ जाते हैं, तो उस जगह पे हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और जहाँ से थोड़ी चार्जेस की कमी आ जाती है, यानी जो मूव करके एक साइड पे इकट्ठे हो गए और दूसरी साइड पे थोड़ी सी
कमी होगी चार्जेस की, तो वो थोड़ी सी कमी जो है वो क्या होती है, वो लो पोटेंशियल एंड हो जाता है। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के दरमियान क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी जगह पे प्लाज्मा में अगर हम पूरे प्लाज्मा को कंसिडर करें तो इस तरह की लोकल कंसंट्रेशन आपको जगह जगह नज़र आएंगी और छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते और फिर ख़त्म होते नज़र आएंगे। मोशन ऑफ चार्जेस ऑल्सो जनरेट करंट्स। अब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो उसके दरमियान में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया है तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। These fields affect the motion of other charged particles far away. अब एक जगह पे इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बाकी के चार्ज पार्टिकल्स जो इर्द गिर्द हैं उनके, जो इस सारे प्रोसेस में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं ये उनको भी इफ़ेक्ट करेंगे जो दूर के चार्ज पार्टिकल्स हैं। Let's consider the effect on each other by two slightly charged regions of plasma separated by distance r. अब हम इसी तरह का इफ़ेक्ट जो है वो ऐसी जगह पे लेते हैं कि जैसे प्लाज्मा में हमने दो रीजन्स ले ली और उनके ऊपर उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस r है। The Coulomb force between A and B diminishes as 1/r²। अब उन दोनों रीजन्स के दरमियान अगर डिस्टेंस r है तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम एक रीजन को हमने नाम दे दिया A का और एक को दे दिया B का। अब दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है तो A से B के दरमियान जो भी फोर्स है वो 1/r² के हिसाब से डायमेंश हो गई, यानी कूलम फोर्स आपको पता है ना डिपेंड करती है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये वही बात यहाँ पे की हुई है। However, for a given solid angle that is delta r by r is equals to constant, the volume of plasma in B that can affect A increases as r cube। जबकि अगर हम सॉलिड एंगल के हिसाब से देखें, थ्री डायमेंशन में अगर हम चले जाएं तो हमारे पास सॉलिड एंगल बनता है और सॉलिड एंगल में हमें पता है कि डेल्टा आर बाय आर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब जो प्लाज्मा बी है, जो बी में जो प्लाज्मा है वो ए के प्लाज्मा के साथ जो है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो r³ के हिसाब से इंक्रीज करती है। Therefore, elements of plasma exert a force on one another even at larger distances। इसीलिए जो प्लाज्मा के एलिमेंट्स हैं वो दूर के एरियाज तक भी, दूर के जो पार्टिकल्स हैं जो किसी भी रीजन से जहाँ पे चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं उस रीजन से जो पार्टिकल्स दूर भी हैं उन पे भी प्लाज्मा का जो है वो असर होता है, यानी वो भी इस असर के बगैर रह नहीं सकते। इट इज़ दिस लॉन्ग रेंज कूलम फोर्स दैट गिव्स द प्लाज्मा अ लार्ज repertoire of possible motions and enriches the field of study known as plasma physics। अब ये कूलम फोर्स है मेन बेसिकली जो कि हर तरह का मोशन जो है वो जनरेट के बारे में बताती है और डिफरेंट टाइप्स के मोशंस जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी है प्लाज्मा में। और इसकी वजह से ही प्लाज्मा फ़िज़िक्स एक ऐसी स्टडी है जो इस सब पे मुश्तमिल है। यानी प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या है, इट इज़ ये तमाम टाइप्स की प्लाज्मा के पार्टिकल्स की स्टडी और इसके अलावा प्लाज्मा के पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं और दूसरे पार्टिकल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उन सब की स्टडी जो है वो प्लाज्मा फ़िज़िक्स कहलाती है। इनफैक्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट कंसर्न सो called Coulomb-less plasma in which the long-range electromagnetic forces are so much larger than the forces due to ordinary local Coulombs that the latter can be neglected altogether। इसके अलावा जो अगर हमारे पास प्लाज्मा दो तरह का होता है, एक होता है Coulomb-less, ठीक है। Coulomb-less प्लाज्मा में क्लोजनल प्लाज्मा होता है, क्लोजनलेस प्लाज्मा होता है। क्लोजनलेस प्लाज्मा में जो मेन रोल है वो कूलम ये कूलम फोर्स का है। क्लोजनलेस प्लाज्मा में हम ये सपोज करते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा कोलाइड नहीं कर रहे और उसमें जो मेन रोल प्ले करती है वो अलग कूलम फोर्स है। और कूलम फोर्स चूँकि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है
तो इसका इफ लॉन्ग रेंज फोर्स में इसका इफ़ेक्ट दूसरे पार्टिकल्स पे इतना ज़्यादा होता है कि जो लोकल कंसंट्रेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा जो क्रिएट होता है, लोकल कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होते हैं, वो इसके मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हम उनका इफ़ेक्ट निगलेक्ट कर सकते हैं। बट कलेक्टिव बिहेवियर, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम कलेक्टिव बिहेवियर को डिफाइन कर सकें। बाय कलेक्टिव बिहेवियर वी मीन्स मोशंस दैट डिपेंड नॉट ओनली ऑन लोकल कंडीशंस बट ऑन द स्टेट ऑफ द प्लाज्मा इन रिमोट रीजन्स एज वेल। अब कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये वो मोशंस हैं पार्टिकल्स के जो ना सिर्फ दैट डिपेंड नॉट ओनली ऑन लोकल कंडीशंस, वो लोकल कंडीशंस पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि पूरे प्लाज्मा में या प्लाज्मा के एक साइड से दूसरी साइड तक जो प्लाज्मा रिमोट रीजन का प्लाज्मा है उसकी क्या हालत है, यानी बाकी के प्लाज्मा की क्या हालत है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। मतलब क्या है कि कलेक्टिव बिहेवियर क्या है कि जो थोड़ी थोड़ी लोकल कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और उनके दरमियान में जो कुछ चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, और इसके अलावा जो रीजन्स जिनमें बड़े बड़े इस तरह के या फिर कोई बैरूनी समझें कि मैक्रोस्कोपिक फोर्स जब आप अप्लाई कर देते हैं और उसकी वजह से पूरे प्लाज्मा की जो स्टेट होती है, उस स्टेट की अंडर जो पार्टिकल्स के का मोशन है उस पे भी जो प्लाज्मा का बिहेवियर डिपेंड करता है। यानी अपने खुद जो लोकली उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं फील्ड्स, उनकी वजह से भी और जो बाहर से अप्लाइड है उसकी वजह से भी, इन दोनों वजूहात की बिना पे उसके अंडर मेल के पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बिहेव करते हैं, और ये उसका कलेक्टिव बिहेवियर है। ऐसा ऑर्डिनरी गैस में नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्लाज्मा में। ये एक प्लाज्मा हमने लिया जो कि ज़रा बड़ा है, साइज़ में ज़्यादा है, और ये रीजन बी है और ये रीजन ए है। अब ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो आर है, जबकि ये जो इसकी जो लेंथ है इस रीजन की वो डेल्टा आर है। जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो डेल्टा आर बाय आर बनेगा। ये एंगल जो सॉलिड एंगल बन रहा है, और ये सॉलिड एंगल ए और बी के दरमियान जो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आर क्यूब के साथ जो है वो वेरी कर रही है, आर क्यूब के साथ उसकी वेरिएशन है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट हमने कलेक्टिव बिहेवियर तो हमने समझ लिया कि प्लाज्मा जो है वो कलेक्टिवली उसका जो मोशन, टोटल मोशन नज़र आता है वो सिर्फ बाहर अप्लाइड फोर्सेस की वजह से ही नहीं, बल्कि अंदर वाले जो भी फील्ड्स हैं उनके बिहेवियर की वजह से भी नज़र आता है। तो कलेक्टिवली हमें उन दोनों के मिल के नज़र आएगा। जबकि क्वाजी न्यूट्रलिटी क्या है? Plasma is as a whole electrically neutral, but this neutrality may not be maintained over microscopic regions. प्लाज्मा को अगर हम पूरे प्लाज्मा को देखें तो एज ए होल न्यूट्रल होगा, मतलब जितने जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली कुछ रीजन्स प्लाज्मा के अंदर देख लें तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल हो। कुछ एरिया जहाँ पे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज रीजन हो जाएगी, और जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज रीजन हो जाएगी। प्लाज्मा पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी कैन मूव अराउंड एंड प्रोड्यूस लोकल कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्लाज्मा के पार्टिकल्स चूँकि हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो थर्मल एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं, वो इधर से उधर रैंडमली मूव करते जाते हैं, और मूव करने के दौरान वो लोकल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चार्ज सेपरेशन टेंड्स टू रिस्टोर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं चार्ज सेपरेशन की वजह से, वो फौरी तौर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। डेविएशन फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी इज पॉसिबल ओनली ओवर डिस्टेंसेस इन विच अ बैलेंस इज पॉसिबल बिटवीन थर्मल पार्टिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द चार्ज सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम न्यूट्रलिटी अगर की डेविएशन जो है वो सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है?
वो सिर्फ उन डिस्टेंसेस में पॉसिबल है कि जिन डिस्टेंसेस में एक थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उनके दरमियान बैलेंस मौजूद होता है, और उससे उस बैलेंस की वजह से कुछ देर के लिए चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, और जब चार्ज की सेपरेशन होती है तो न्यूट्रलिटी से डेविएट कर जाता है प्लाज्मा। लेकिन ये कुछ रीजन्स में होता है, ओवरऑल पूरे प्लाज्मा को आप देखें तो वो न्यूट्रल ही है। प्लाज्मा इज called quasi-neutral. It means neutral enough so that one can take Ni is nearly equals to Ne. Ni है number density of ions, ठीक है, यानी number of ions per meter cube, और Ne है number of electrons per meter cube, यानी इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी को डेजिग्नेट करता है। तो प्लाज्मा को क्वाजी न्यूट्रल इसलिए कहते हैं कि इसका मतलब है कि ये इतना न्यूट्रल है कि हम इतना, कम से कम ये इतना न्यूट्रल है कि हम इसको, इसमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को इक्वल ले सकते हैं। मतलब क्या है कि वैसे तो हम कहते हैं ना कि प्लाज्मा इज़ एन आयनाइज्ड गैस, ये चार्ज पार्टिकल्स की गैस है, लेकिन न्यूट्रल हम इसको इन दिस सेंस कहेंगे कि इसमें जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी तकरीबन तकरीबन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको क्वाजी न्यूट्रल कहते हैं। बट नॉट सो न्यूट्रल दैट ऑल इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वैनिश। लेकिन ये इतना भी न्यूट्रल नहीं होता कि अगर ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए तो फिर तो ये ऑर्डिनरी गैस बन जाएगा, और ऑर्डिनरी गैस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस नहीं होती, जबकि प्लाज्मा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होती हैं। तो इसलिए हम इसको ना तो कह सकते हैं कि बिल्कुल कम्प्लीटली न्यूट्रल है, और ना ही हम इसको ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। ये इसीलिए हम इसको कहते हैं क्वाज़ी न्यूट्रल। अच्छा जी, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अ प्लाज्मा मे कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल्स। Plasma's behavior is determined by density of charged particles relative to neutral particles. प्लाज्मा का अगर हमने बिहेवियर देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि उस प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी एज कंपेयर टू न्यूट्रल पार्टिकल्स कितनी है, इस चीज़ से हम देखते हैं। क्योंकि प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्लाज्मा में आयंस भी हैं, यानी नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके अलावा प्लाज्मा में न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। तो हम न्यूट्रल पार्टिकल्स के मुकाबले में अगर हम ये देखें कि चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी कितनी है, तो उससे हमें इस प्लाज्मा का बिहेवियर जानने में आसानी होती है, हम उससे प्लाज्मा का बिहेवियर डिटरमिन करते हैं। दिस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन प्लाज्मा इज डिस्क्राइब्ड बाय अ पैरामीटर कॉल्ड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। और ये जो चार्ज पार्टिकल और का कंपैरिजन है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल पार्टिकल, यानी उसकी जो रेशो है, इसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को गैस में, किसी भी गैस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं साहाज इक्वेशन। साहाज इक्वेशन इज़ अ यूजफुल रिजल्ट विच डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम बाय रिलेटिंग इट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। साहाज इक्वेशन जो है वो स्टार्स के जो स्पेक्ट्रम है उनके बारे में जानने के लिए दी गई थी, लेकिन हम इसको प्लाज्मा में भी यूज़ कर सकते हैं, और प्लाज्मा में हम इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो है ये आपको किसी भी गैस की में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताती है, जबकि वो गैस जो है उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कंसीडर करते हुए। तो साहाज इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये क्या है, Ni/Nn इज़ नियरली इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻21, ये कांस्टेंट है। T⁻3/2, T जो है वो टेम्परेचर है। Ni अगेन इट इज़ नंबर ऑफ आयन, नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस या नंबर डेंसिटी। अब यहाँ पे Ni Ni एंड Ne, इन दोनों को आप समझ सकते हैं कि हमने पीछे कहा ना कि प्लाज्मा क्वाजी न्यूट्रल है, Ni इज़ नियरली इक्वल्स टू Ne। तो चाहे हम यहाँ पे Ne लें चाहे Ni लें, एक ही बात है, नंबर एक ही होगा। तो सिर्फ यहाँ पे Ni जो है वो चार्ज पार्टिकल की नंबर डेंसिटी को शो कर रही है। तो Ni/Nn, Nn क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ न्यूट्रल एटम्स है ये।
तो यहाँ पे हम पहुँचे 2.4 इन 10⁻21 T⁻3/2/ni e⁻ माइनस यू आई ओवर के बी टी। समटाइम्स के बी टी को सिर्फ के टी भी लिखा जाता है, तो वैसे ये के बी या सिर्फ के, दैट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी जो है वो टेम्परेचर है, यू आई इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज वन एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। डिपेंडेंस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू साहाज इक्वेशन। साहाज इक्वेशन को अब दोबारा से देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे साहाज इक्वेशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करती है। सबसे पहले है आयनाइजेशन एनर्जी। As the temperature of gas is raised, the degree of ionization of gas remains low. जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस जो है पहले कम रहती है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन आयनाइजेशन एन आई ओवर एन एन का रेशो जो है वो स्मॉल ही रहता है until ionization energy is greater than the temperature एविडेंट फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यानी अगर आप बहुत कब तक ये रेशियो स्मॉल रहता है, जब तक कि जो यू आई अभी ज़्यादा है, जबकि टेम्परेचर यानी के टी फैक्टर उस यू आई से कम है। जब तक ये के टी फैक्टर जो है ये इससे बड़ा नहीं होगा, तब तक ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एन आई ओवर एन एन ये स्मॉल ही रहेगी। Afterwards, the degree of ionization, that is ratio of number density of ions to number density of neutral atoms of gas in thermal equilibrium, increases abruptly with an increase in temperature. उसके बाद यानी जब आपका ये यू आई से ये फैक्टर के टी बढ़ जाएगा, और ऐसा कब होगा, जब आप टेम्परेचर को काफ़ी हाई कर दें। तो उस हाई टेम्परेचर पे एकदम से क्या होगा, एन आई ओवर एन एन जो है इसकी अमाउंट एब्रप्टली इंक्रीज करेगी, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी न्यूट्रल एटम्स के मुकाबले में। इंक्रीजेज अब्रप्टली विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द गैस दैन बिकम्स अ प्लाज्मा। और फिर जो गैस है वो प्लाज्मा पे में चेंज हो जाएगी, और उसमें कंपोज्ड ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्यू न्यूट्रल एटम्स। यानी उस गैस में आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ न्यूट्रल एटम्स होंगे। When an atom becomes charged, it may recombine with an electron and become a neutral again. अच्छा, अब जब प्लाज्मा में चेंज हो गई, आयंस बन गए, इलेक्ट्रॉन्स बन गए और एटम्स भी हैं, तो अब वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो उसी तरह से नहीं रहेंगे, बल्कि आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और दोबारा से न्यूट्रल होना शुरू हो जाएंगे। So the number of electrons increases, the ionization ratio decreases. As the number of electron increases and ionization ratio decreases, यानी जैसे जैसे आपकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जाएंगे, आयंस का चांस कि वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रल हो जाए वो भी बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा कि आयनाइजेशन रेशो जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन प्लाज्मा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। सिंपलेस्ट हाइड्रोजन प्लाज्मा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आयंस होते हैं। हेंस एज द नंबर डेंसिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज इन अ प्लाज्मा, the rate of neutralization of ions is enhanced too. This leads to decrease in ionization ratio. यानी शुरू में क्या हुआ कि बिल्कुल शुरू में तो टेम्परेचर इतना हाई नहीं था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी उससे कहीं हाई थी, तो टेम्परेचर आप बढ़ाते गए तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्मॉल रहेगी। लेकिन फिर जब आप टेम्परेचर आपने बहुत हाई कर दिया कि ये के टी फैक्टर जो है वो यू आई से इंक्रीज़ कर गया, उससे क्या होगा कि ये आयनाइजेशन रेशो एकदम से बढ़ेगा। लेकिन फिर साथ में ही ये होता है कि रिकम्बिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, दोबारा न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होगी, आप टेम्परेचर जब फर्दर और इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेंगे, उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और उनका रिकम्बिनेशन रेट बहुत बढ़ जाएगा। वो बहुत तेज़ी से न्यूट्रलाइजेशन की तरफ आएंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फिर से डिक्रीज़ करेगी,
और इस तरह से इन चीज़ों पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे, टेम्परेचर पे और नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस पे को लेके ये साहा इक्वेशन जो है ये होती है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन हमारे साथ अक्सर हमें पूछा जाता है कि व्हाई डज अ प्लाज्मा कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द रीजन फॉर दिस कैन बी सीन फ्रॉम साहा इक्वेशन विच टेल्स अस द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन टू बी एक्सपेक्टेड इन गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम इसमें इसकी रीज़न साहा इक्वेशन से दे सकते हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन जो है वो गैस की वो किस हिसाब से होती है, यानी कोई भी गैस जो है वो प्लाज्मा नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लाज्मा को थर्ड स्टेट यानी गैसियस स्टेट में नहीं ला सकते। साहा's equation also depicts that a gas attains a plasma state at extremely high temperatures। बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, प्लाज्मा इक्वेशन से हमें ये तो पता चला ना कि बहुत जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से केटी फैक्टर बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि साहा's जो गैस है वो प्लाज्मा की स्टेट अचीव कर लेती है एंड लो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जबकि नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वो डिक्रीज हो जाती है। हाई टेम्परेचर पे चार्ज पार्टिकल्स की जो नंबर डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी न्यूट्रल में ज़्यादा आ जाते हैं और चार्ज पार्टिकल्स की जो है वो कम हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट प्लाज्मा एग्जिस्ट नेचुरली इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए प्लाज्मा जो है वो जितने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, बाकी जहाँ पे वो तमाम हेवनली बॉडीज़ जहाँ पे टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज में होता है, वहाँ पे जो भी मैटर है वो प्लाज्मा की स्टेट में पाया जाता है। एंड वेरी लो नंबर डेंसिटीज ऑफ एटम्स, और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल नंबर डेंसिटी जो है एटम्स की वो बहुत कम होती है, अराउंड 1/सेंटीमीटर क्यूब, यानी जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक charged particle. Due to their natural occurrence, plasma is considered to be the fourth state of matter। और natural occurrence की वजह से, यानी जहाँ पे प्लाज्मा नेचुरली एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे बाकी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर।